अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 3 डरावनी कहानियाँ। पहली कहानी मैंने इंटरनेट से ली है। मुकेश को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी तूफानी बारिश से भी वास्ता पड़ सकता है, वरना वो अपना इरादा बदल देता या कम अज़ कम मोटरसाइकिल के साथ इस खतरनाक पहाड़ी इलाके का सफ़र नहीं करता। वो एक प्राइवेट कंपनी का एजेंट था और कंपनी के ही एक काम से 150 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी शहर जा रहा था। जब वो रवाना हुआ तो उस वक्त शाम के 7 बजे थे। आसमान बिल्कुल साफ था और बारिश का कोई अता पता नहीं था। उसका ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे में वो उस शहर पहुंच जाएगा, लेकिन अभी उसने 60 किलोमीटर का फासला ही तय किया था कि न जाने कहां से गहरे काले बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। शुरू में तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिसमें जैसे तैसे उसने अपना सफ़र जारी रखा, लेकिन जब बारिश तूफानी हो गई तो उसे मजबूरन रुकना पड़ा, क्योंकि अब मोटरसाइकिल पर और सफ़र करना पॉसिबल नहीं रहा था। उसने मोटरसाइकिल एक पहाड़ी ढलान के नीचे कर ली। यहाँ वो बारिश से सेफ था। उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे। अब वो उस वक्त को कोस रहा था जब उसने मोटरसाइकिल पर सफ़र का इरादा बनाया था। उसकी जॉब ही कुछ इस किस्म की थी कि कंपनी वाले जब चाहते और जिधर चाहते उसे भेज सकते थे। कंपनी ने उसे हाल ही में नई मोटरसाइकिल लेकर दी थी, इसलिए वो हर जगह मोटरसाइकिल पर जाना पसंद करता था। उसका ख्याल था कि बारिश कुछ देर बाद ही रुक जाएगी, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि और भी ज़्यादा हो गई थी। सर्दी भी बढ़ गई थी। उसके गीले कपड़े सर्दी की लहरें अपने अंदर समो रहे थे। अगर यहीं खड़ा ठिठुरता रहा तो ज़रूर कल यहाँ मेरी अकड़ी हुई लाश पड़ी होगी। मुकेश ने सोचा और किसी घर की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगा, और फिर ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही कि उससे सिर्फ कुछ 100 गज के फासले पर सड़क से थोड़ा हटकर एक खूबसूरत सा मकान था। इस वीरान और सुनसान पहाड़ी इलाके में, जहां दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक नहीं था, उस मकान का होना एक ताज्जुब की बात थी, लेकिन वो उसे अपनी खुशकिस्मती समझ रहा था। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी जो बारिश के शोर में दब गई। वो एक बार फिर मोटरसाइकिल सड़क पर ले आया। बारिश लगातार हो रही थी और उसके कपड़े भीग रहे थे, लेकिन अब वो इस बात से बेफिक्र हो गया था। कुछ देर बाद ही वो उस मकान के सामने पहुंच चुका था। मोटरसाइकिल उसने दरवाजे के एक तरफ छत से बाहर को निकले हुए शेड तले खड़ी की और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और इंतज़ार करने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। अब उसने दोबारा दस्तक दी। इस बार दस्तक काफ़ी ज़ोरदार थी, जिसका नतीजा निकला और किसी के चलकर दरवाजे तक आने की आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा खोल दिया गया। दरवाजे में एक ऊंचे कद का अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। वो स्लीपिंग गाउन पहने हुए था। उसने एक सवाल भरी नज़र मुकेश पर डाली। सर, मैं एक मुसाफिर हूँ। यहाँ से मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था कि अचानक बारिश तेज़ हो गई। आपका घर देखकर इस तरफ चला आया। अगर आप कुछ देर के लिए मुझे अपने मकान में पनाह दे दें तो आपका बहुत आभारी होऊंगा। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं वापस चला जाऊंगा। आओ नौजवान, वेलकम। अगर मैं किसी के काम आ जाऊं तो भला मेरे लिए इससे बढ़कर अच्छी बात क्या होगी। ये कहता हुआ वो आदमी एक तरफ हो गया। दोनों गैलरी में चलते हुए एक हॉल जैसे कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में जनरेटर से चलने वाले बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। बीच में कुछ कुर्सियां और एक मेज़ रखा हुआ था। एक तरफ बेड लगा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ किताबों की अलमारियां पड़ी हुई थीं। सामने वाली दीवार में एक आतिशदान था, जिसमें आग जल रही थी। आतिशदान के सामने एक कुर्सी पड़ी हुई थी। इधर आतिशदान के पास आ जाओ नौजवान। उस आदमी ने आतिशदान के सामने पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुकेश
कुर्सी पर जा बैठा और आग सेक कर अपने जिस्म को गरमाने लगा। उस आदमी ने भी एक कुर्सी घसीट कर आतिशदान के सामने कर ली। हाँ तो नौजवान, तुम्हारा क्या नाम है और तुम रात गए किधर जा रहे थे? उस आदमी ने पूछा। मेरा नाम मुकेश है, मैं एक प्राइवेट कंपनी का एजेंट हूँ। एक ज़रूरी काम के सिलसिले में अगले पहाड़ी शहर पहुँचना था। मेरा ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे में मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा कि ये कमबख्त बारिश आ गई। लेकिन मुझे हैरत है कि आप इस वीराने में रहते हैं, जबकि यहाँ तो दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक नहीं। मुकेश अपने दिल में छुपे हुए सवाल को ज़बान पर ले ही आया। हाँ मुकेश, तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन ये एक लंबी कहानी है। अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें सुनाने को तैयार हूँ। जी हाँ, सुनाइए, मैं कहानी सुनने के लिए बेताब हूँ, मुकेश बोला। वो आदमी कुछ देर के लिए सोचों में खो गया, जैसे अपनी कहानी की टूटी हुई कड़ियाँ जोड़ रहा हो। इसी बीच खामोशी छाई रही, जिसमें सिर्फ बारिश का शोर सुनाई दे रहा था। वो दोबारा बोला, मेरा नाम रामपाल है, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी गिनती मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टरों में होती थी। मेरा दिमाग शुरू से ही ज़रा खोजी किस्म का रहा है। मैंने इंसानी जिस्म और ज़िंदगी पर कई जानकारी वाले आर्टिकल्स लिखे जो दुनिया के बड़े बड़े साइंस मैगज़ीनों में छपे। उनसे मुझे काफ़ी शोहरत मिली। इन आर्टिकल्स को बाहर की कंट्रीज़ में बड़ा सराहा गया। मुझे कई प्राइज़ भी मिले, मगर सरकारी तौर पर मैं जो रिस्पेक्ट चाहता था वो न मिल सकी। इस बात से मैं गवर्नमेंट की तरफ से मायूस हो गया। मैंने फैसला किया कि अपनी पर्सनल लेबोरेटरी बनाकर उसमें अपनी रिसर्च जारी रखूंगा। इस मकसद के लिए मैंने इस वीरान पहाड़ी इलाके को चूज़ किया। ये जगह मेरी सोच के हिसाब से बिल्कुल सही थी। यहाँ मैं अपने एक्सपेरिमेंट बड़े सुकून से कर सकता था, और फिर इस जगह किसी बाहरी परेशानी या रुकावट का भी कोई ख़तरा नहीं था। यहाँ मैंने अपने एक्सपेरिमेंट एक बार फिर शुरू कर दिए। मैं इंसानी बॉडी और ज़िंदगी पर रिसर्च कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंट मैंने लाशों और कई जिंदा इंसानों पर किए। मेरे एक्सपेरिमेंट का बेस सिर्फ इस बात पर था कि इंसान मर क्यों जाता है, बुढ़ापे में उसकी बॉडी कमज़ोर क्यों हो जाती है, और क्या इंसान इस ज़िंदगी और मौत के चक्कर से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, या दूसरे मानों में इंसान हमेशा जिंदा रहे, कभी बूढ़ा ना हो और उसकी बॉडी कभी कमज़ोर ना हो। आखिरकार 5 साल की जानतोड़ रिसर्च के बाद मैं एक ऐसा केमिकल तैयार करने में कामयाब हो गया जो सही मानों में अमृत कहलाने के लायक था। ये केमिकल जो एक लिक्विड की शक्ल में था। मेरे ख्याल में मेरी रिसर्च कामयाब हो चुकी थी, लेकिन अभी उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बाकी था। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के लिए किसी इंसान की ज़रूरत थी, और फिर इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने अपना ही चुनाव कर लिया। यहाँ तक बताने के बाद डॉक्टर रामपाल ने एक भरपूर नज़र मुकेश पर डाली, जो कहानी पूरी दिलचस्पी से सुन रहा था। हाँ तो डॉक्टर साहब, फिर क्या आपने वो केमिकल खुद पर इस्तेमाल कर लिया? हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा ही किया। एक दिन मैंने उस केमिकल का टीका अपने बाजू में लगाने के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक जहर खा लिया। ये जहर इस हद तक खतरनाक था कि किसी इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिनट तक जिंदा रहने की मोहलत देता। एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। जहर मेरे पूरे जिस्म में फैल गया था और बॉडी नीली हो गई, ऐसे जैसे मेरी मौत हो चुकी थी। लेकिन मैं उस केमिकल की वजह से ज़िंदा रहा, बिल्कुल ठीक ठाक। एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। यहाँ ये बताता चलूँ कि मेरी रिसर्च के हिसाब से एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब हो जाता तो 2 रिज़ल्ट निकलते। नंबर 1, अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो और बॉडी पर कोई नेगेटिव असर ना हो। नंबर 2, अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए लेकिन बॉडी पर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आए। रिज़ल्ट नंबर 2 निकलने की सूरत में फिर अपनी बॉडी को बचाने के लिए मुझे इंसानी खून की ज़रूरत होती। क्या मतलब?
आपको फिर इंसानी खून पीना पड़ता? मुकेश हैरत से बोला। हाँ, सही समझे। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इंसानी खून पीना पड़ता, वरना अगर मैं खून न पीता तो मेरी मौत हो जाती, अमृत का असर ख़त्म हो जाता। मैं ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था कि पहले नंबर वाला रिजल्ट निकले, क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट की असल कामयाबी और नाकामी का दारो मदार उसी पर था। क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट की असल कामयाबी और नाकामी का दारो मदार उसी पर था। दूसरी सूरत में मैं खुद एक मुसीबत में फंस जाता। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मुझे ये खौफनाक सच्चाई पता चली कि रिजल्ट नंबर 2 सामने आया था। मेरे पूरे बॉडी से खाल लोथड़ों की तरह झड़ना शुरू हो गई थी। पूरी बॉडी फोड़ों की तरह दुखने लगी थी। मुझसे ये दर्दनाक तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस तकलीफ से छुटकारा हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इंसानी खून। लेकिन इंसानी खून कैसे मिल सकता था? इसके लिए तो किसी इंसान को मारना पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी तकलीफ की खातिर किसी को मौत के घाट नहीं उतार सकता, मैंने सोचा। लेकिन फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इंसानी खून तो एक और तरीके से भी हासिल किया जा सकता है, और वो तरीका था ब्लड बैंक। इसलिए मैं शहर गया और वहाँ से एक ब्लड बैंक से 2 बोतल इंसानी खून ले आया। मैंने एक बोतल फ्रिज में रख दी और दूसरी बोतल पी गया। आज तक जिस काम का मैंने सोचा भी नहीं था वो किया। वो मुझे करना पड़ा। शुरू में जब 1-2 घूंट भरे तो उल्टी आने को हो रही थी, लेकिन जब थोड़ा सा खून पी लिया तो बजाय उल्टी के अजीब सा मज़ा आने लगा, और बाकी सारी बोतल मैंने बड़े आराम से पी ली। खून पीने के साथ ही मेरे बॉडी में जैसे नई जिंदगी दौड़ गई। दर्द फौरन ख़त्म हो गया। बॉडी की खाल भी उसी दिन सही हो गई। फिर 1 हफ्ता गुजर गया। मैंने इंसानी खून नहीं पिया। बॉडी में अजीब सी बेचैनी सी शुरू हो गई। खाल दोबारा फटने लगी। मैंने फिर 1 बोतल फ्रिज में से निकालकर पी ली और बॉडी भी ठीक हो गई। मतलब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। 1 बोतल खून पीने के बाद लगभग 1 हफ्ता ठीक गुजरता, लेकिन उसके बाद दोबारा इंसानी खून पीना पड़ता। मैं शहर के ब्लड बैंकों से खून ला लाकर पीता। यहाँ तक कहने के बाद डॉक्टर रामपाल एक बार फिर खामोश हुआ और गौर से मुकेश को देखने लगा। मुकेश का पूरा ध्यान डॉक्टर और उसकी कहानी पर लगा हुआ था। डॉक्टर को रुकते देखकर वो बोला, रुक क्यों गए डॉक्टर साहब? क्या कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब तो और ज़्यादा दिलचस्प और संगीन हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास जमा किया हुआ खून ख़त्म हो गया, जिसके बारे में मुझे फ़ौरन पता नहीं चल सका। जब मेरी खाल में वही फटने वाली जलन सी हुई तो मुझे खून पीने की ज़रूरत महसूस हुई और खून पीने का ख्याल आया। मैंने फ्रिज खोलकर देखा तो वहाँ खाली बोतल मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। अब मुझे फिक्र हुई। रात का वक्त था और खून यहाँ से 70 किलोमीटर दूर शहर से ही मिल सकता था। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दी। अभी मैंने मुश्किल से 20-25 किलोमीटर का सफ़र ही तय किया था कि अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। इंजन बंद हो चुका था। मैंने नीचे उतरकर उसे चेक किया। हर चीज़ ठीक थी। टंकी पेट्रोल से फुल थी। न जाने कौन सी खराबी पैदा हो गई थी। काफ़ी देर तक मैं गाड़ी की खराबी तलाश करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तंग आकर मैंने गाड़ी को एक किक मारी और 2-4 गालियां भी दे डाली कि इस कमबख्त को भी अभी ख़राब होना था। लेकिन ये उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं था। खून की चाहत बढ़ती जा रही थी। इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल करने के लिए फ़ौरन ही इंसानी खून की ज़रूरत थी। फिर अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैं वहाँ से चल दिया। दूर नीचे वादी में कुछ रोशनियाँ नज़र आ रही थीं, जिससे यह समझने में देर नहीं लगी कि वो कोई बस्ती थी। थोड़ी देर बाद ही मैं बस्ती में पहुँच गया। बस्ती के आवारा कुत्ते मुझे देखकर भौंकने लगे, मगर मैं उनकी परवाह किए बगैर बस्ती में दाखिल हो गया।
ये 30-35 घरों का एक छोटा सा गांव था। एक घर के बाहर चारपाई पर कोई आदमी बेखबर पड़ा सो रहा था। ये मेरे लिए एक सुनहरी मौका था। मैंने जमीन पर से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दबे कदमों उसकी तरफ बढ़ा। उसके सरहाने पर पहुंचकर मैंने पत्थर वाला हाथ हवा में ऊंचा किया और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। जोरदार आवाज माहौल में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। उसका सर किसी तरबूज की तरह फट गया था। खून फव्वारे की शक्ल में उसके सर से बह रहा था। मैंने अपना मुंह उसके सर से लगा दिया और पागलों की तरह उसका खून चाटने लगा। गरम गरम ताज़ा इंसानी खून मेरे बदन में एक नई ताकत से भर रहा था। मुझे ताज़ा खून पीने का ऐसा मज़ा आया जो इससे पहले कभी नहीं आया था। आदमी के सर से बहने वाला खून ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझी थी। मैंने अपने दांत उसकी गर्दन में काट दिए और उसका गला भंभोड़ भंभोड़ कर उसका खून का आखिरी कतरा तक पी गया। खून पीने के बाद मैं बस्ती से निकलकर वापस गाड़ी के पास आ गया। मैंने गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा तो मैं हैरान रह गया कि बगैर किसी दिक्कत के गाड़ी फौरन ही स्टार्ट हो गई। अब मैंने ब्लड बैंकों से खून लेकर पीना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ ताज़ा और गर्म इंसानी खून में ही मज़ा आता था। मुझे जब भी इंसानी खून की ज़रूरत होती, मैं किसी न किसी इंसान का शिकार कर लेता। मैं आजकल भी शिकार करता हूँ। ये सुनकर तुम्हें हैरत नहीं होगी कि तुम भी मेरे शिकार हो। मैं पूरे एक हफ्ते से प्यासा था, मगर लगता है कि आज किस्मत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। सोच रहा था कि ऐसी बारिश में किधर शिकार मिलेगा कि तुम खुद ही मेरे पास आ पहुंचे। मुकेश रामपाल की कहानी सुनकर मुस्कुराया और बोला, बहुत खूब डॉक्टर। पहले तो मेरा ख्याल था कि तुम अच्छी खासी कहानी गढ़ लेते हो, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम मजाक भी इतना अच्छा कर लेते हो। तुम्हें तो कोई कहानीकार होना चाहिए था। मेरे ख्याल में बाहर बारिश रुक गई है, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहता हुआ मुकेश जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन रामपाल ने उसका रास्ता रोक लिया। जाओगे तो तुम तब ही जब मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर तुम ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा समझ रहे हो तो तुम्हारी ये गलतफहमी मैं अभी दूर किए देता हूं। इसके साथ ही डॉक्टर ने अपनी बॉडी पर मौजूद लंबा नाइट गाउन उतारकर एक तरफ फेंक दिया। जैसे ही मुकेश की नज़र डॉक्टर के खुले जिस्म पर पड़ी, वो कांप कर रह गया। डॉक्टर रामपाल के बॉडी की खाल जगह जगह से उधड़ी हुई थी, जिससे अंदर का गोश्त और चर्बी साफ नजर आ रही थी। हैरत और डर से वो जम कर रह गया। उसी लम्हे डॉक्टर ने आगे बढ़कर अपने शिकार को दबोच लिया। माहौल मुकेश की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। बाकी की 2 कहानियां हमें भेजी हैं प्रियंका नायक जी ने। आइए सुनते हैं पहली कहानी। मम्मा, मम्मा देखो, ये टॉय मुझे मिला है। कितना सुंदर टॉय है ना मम्मा। 7 साल की जूही ने अपने हाथ में लिए उस खिलौने को अपनी माँ प्रियंका की तरफ दिखाते हुए कहा, अरे ये टॉय तुम्हें कहाँ से मिला और तुम क्यों इसे उठा के लाई हो? प्रियंका ने थोड़ा नाराज़ होते हुए जूही से कहा, मम्मा, ये खिलौना मुझे उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मिला और अब मैं इसे अपने साथ ही रखूंगी। कहते हुए जूही अपने कमरे में चली गई। प्रियंका काम में बिजी थी, इसलिए उसने उसकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। लेकिन इस टॉय के मिलने के बाद जूही बहुत उलझी उलझी सी रहने लगी। उसने अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उसने दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी बंद कर दिया था। एक शाम प्रियंका के कहने पर उसके पति दीपक जूही को बाहर पार्क में बच्चों के बीच ले गया। बेटा जूही, देखो यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं और झूले भी, तो तुम खेलो इन सब के साथ, दीपक ने जूही से प्यार से कहा। पर पापा, मेरे सारे दोस्त तो मेरे कमरे में हैं
और मैं उनके साथ ही खेलना चाहती हूँ। मुझे उनके पास ही जाने दो पापा। कहते हुए जूही अपने हाथ में वही टॉय लिए घर की तरफ भाग गई। दीपक और प्रियंका बहुत परेशान रहने लगे। प्रियंका को अक्सर जूही के कमरे से कई और बच्चों की आवाज आती और जब वो कमरे में जाती तो वहां कोई नहीं होता था। रात के वक्त किचन से भी ऐसी आवाजें आती जैसे बहुत सारे बच्चे वहां पर उधम मचा रहे हों, और प्रियंका जब भागकर किचन में जाती तो वहां खाने का सारा सामान बिखरा पड़ा होता। एक रात तो हद तब हो गई जब जूही अपने माँ बाप के कमरे में एक हाथ में टॉय लिए और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए हुए आई और उसने प्रियंका पर हमला कर दिया। उस रात दीपक ने पहली बार अपनी मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाया और उसके खिलौने को ज़मीन पर पटक दिया, जिससे वो खिलौना टूट गया। लेकिन जूही पर कोई असर नहीं पड़ा। वो उस टूटे खिलौने को लिए ये कहते हुए चली गई कि पापा अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ पापा। अगली सुबह प्रियंका और दीपक जूही के कमरे में उसे मनाने गए, लेकिन उस कमरे में ना तो जूही थी और ना ही उसका वो खिलौना। दीपक और प्रियंका ने जूही को बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिली। शायद उस टॉय में रह रही वो बुरी आत्मा उस बच्ची को अपने साथ ले गई थी। आप लोग भी ये बात ज़रूर याद रखें, रास्ते में पड़ा कोई भी खिलौना या कोई भी चीज़ अपने बच्चे को ना उठाने दें, और अगर आपके बच्चे ने रास्ते में पड़ी कोई भी ऐसी चीज़ ली हो तो उसे तुरंत वहीं रखाएं, क्योंकि हो सकता है उस टॉय के चक्कर में आप अपना असली टॉय हमेशा के लिए खो दो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर तभी हावी होती है जब हम खुद उन्हें बुलावा देते हैं। आइए सुनते हैं प्रियंका जी की भेजी हुई दूसरी कहानी। सिस्टर ट्रेसा, वो बाहर ग्रेवयार्ड में उसी कब्र के ऊपर से आज एक परिंदा उड़ा है। सिस्टर वियना ने बेहद ही घबराई आवाज में सिस्टर ट्रेसा से कहा। क्या ये कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद ये अनहोनी? मतलब कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। चलो चलकर सबको खबर कर देते हैं। कहते हुए सिस्टर ट्रेसा और सिस्टर वियना दोनों चर्च के अंदर की तरफ भागी। ग्रीन हिल्स टाउन के बीचों बीच बना पिंक चर्च शहर के काफी पुराने चर्च में से एक था, और उसी चर्च के ठीक पीछे ग्रेवयार्ड था। वो कहते हैं ना, जब भी किसी नेगेटिव चीज की दस्तक होती है तो ऐसे ही होती है, और कहीं ना कहीं उस कब्र पे से उस परिंदे का उड़ना यही इशारा कर रहा था कि कोई बहुत ही बुरी आफत आने वाली है। उस चर्च में बहुत सी नन्स और प्रीस्ट थे। सभी लोग एक बड़े से हॉल में इकट्ठा हुए। आप लोगों को उस कब्र के रहस्य के बारे में पता है, और वो आफत कई 100 सालों बाद जाग रही है। हमें उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। उनमें से एक बेहद ही बूढ़ी फीमेल प्रीस्ट सिस्टर एम्ब्रिज ने उनको संबोधित करते हुए कहा। हाँ, हमें पता है, लेकिन सिस्टर, इतने सालों बाद वो जाग क्यों रही है? लूसी ने उनसे पूछना चाहा, लेकिन इलियाना ने उसके हाथ कस के दबा के उसको रोक लिया और कहा, मैं तुम्हें अपने कमरे में उसके राज के बारे में बताऊंगी। आप सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर प्रे कीजिए। हाथों में बाइबल और पॉकेट में हॉली वाटर साथ रखिए। तब तक मैं और फादर लूसीफर कोई रास्ता निकालते हैं। उन्हीं फीमेल प्रीस्ट एम्ब्रिज ने सबसे कहा, और सब अपने अपने कमरों में चले गए। क्या है उस ग्रेव का राज? कौन है उसके अंदर? सिस्टर लूसी ने सिस्टर इलियाना से पूछा। इलियाना ने उस राज को बताते हुए कहा कि कई 100 साल पहले, जब ग्रीन हिल्स में कोई भी आबादी नहीं थी, यानी कि ना के बराबर, तब इसी जगह पर नॉर्थ साउथ ब्राउनवुड शहर से एक बहुत बड़ा जादूगर आया था।
और उसने अपनी जादुई शक्तियों से एक बेहद ही खौफनाक और डरावनी आफत को जन्म दिया। पर ना जाने कैसे उसका ये जादू उल्टा पड़ गया और वो आत्मा या वो आफत उससे नाराज हो गई और उससे नाराज होके सबसे पहले उसको ही मार डाला और फिर पूरे ग्रीन हिल्स को तबाह कर दिया। तब पास के ब्रुकयार्ड शहर में रहने वाले सबसे बड़े प्रीस्ट फादर जेसन ने उस बुरी आफत को कैद करके इसी जगह पर दफन कर दिया था और उन्होंने ये बताया था कि आज से ठीक 100 साल के बाद जब आसमान पर आधा चांद होगा तो ये वापस आएगी। और आज उस आधे चांद की रात है। इलियाना ने लूसी को पूरा राज बताया। लूसी बहुत डर गई और उसने इलियाना से पूछा कि इसको हमेशा के लिए दफन और ख़त्म करने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है। फादर जेसन ने उसे ख़त्म करने के लिए एक खोली। इलियाना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि बाहर उसी ग्रेवयार्ड से बेहद ही डरावनी और दर्दनाक चीख सुनाई दी। चीख बहुत ही खौफनाक थी। अरे, ये हलचल कैसी? लूसी ने पूछा। वो आ गई है, इलियाना ने कहा। तुम दोनों कमरे से बाहर आओ। बाहर से वियना ने दोनों को आवाज़ देते हुए कहा। दोनों भाग के बाहर आ गईं। हम सबको फादर लूसीफर और सिस्टर एम्ब्रिज ने असेंबली हॉल में बुलाया है। सब लोग असेंबली हॉल में जमा थे। आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन वो 100 साल बाद आ रही है और वो इतनी ताकतवर है कि वो इस चर्च के अंदर भी आ सकती है, लेकिन जीसस क्राइस्ट के सामने वो नहीं आ पाएगी, एम्ब्रिज ने सबसे कहा। तभी फादर लूसीफर ने कहा कि उस आत्मा को उस ग्रेव में दफन करने के बाद फादर जेसन ने एक पवित्र चाकू इसी चर्च के किसी हिस्से में छिपा दिया है, जिससे उस आफत के सीने पर वार करने से वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इतने बड़े चर्च में हम इतना छोटा सा चाकू कहाँ ढूंढेंगे? सिस्टर जनेलिया ने फादर लूसीफर से कहा। हम सब 2 या 3 एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और सब लोग अपने होठों पर प्रेयर्स और अपने हाथों में हॉली वाटर रखना। हमें आज ही उसे ख़त्म करना होगा, नहीं तो वो पूरा शहर तबाह कर देगी, फादर लूसीफर ने सबको समझाते हुए कहा। और उनके कहे के मुताबिक 2-2 के जोड़े में सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। सिस्टर तेरेसा और लूसी एक साथ थे। गॉड प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमें रास्ता दिखाओ, कहाँ है वो पवित्र चाकू? लूसी मन ही मन बोले जा रही थी कि तभी सिस्टर तेरेसा कब पीछे रह गई उसे पता ही नहीं चला। अब वो अकेली ही अंधेरे में आगे बढ़े जा रही थी कि तभी उसके सामने उस चर्च से भी ऊंची एक औरत, नहीं, वो औरत नहीं थी, वो बस एक हड्डियों का कोई ढांचा जिसके जिस्म में से मांस के लोथड़े टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे और उसके बचे हुए मांस से ऐसी बदबू आ रही थी कि किसी भी जिंदा आदमी की मौत हो जाए। लूसी इतनी भयानक आफत को देखकर डर कर कांप रही थी और इसी डर में उसके हाथों से वो हॉली वाटर की बोतल गिर गई और फिर उसकी चीख से पूरा चर्च गूंज गया। सिस्टर ट्रेसा को जब उसकी चीख सुनाई दी तो वो और साथियों को लेकर लूसी की चीख की आवाज़ की तरफ गई तो दूर से देखा कि वो आत्मा लूसी के दोनों पैरों को चबा चबा कर खा रही थी। इतना भयानक दृश्य देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन उस बला ने उन सबको देख लिया था। उसके साथ 21 साल के लड़के जिसका नाम मोरेन था, उस बला ने उसकी गर्दन को अपने पंजे में दबोच लिया और एक झटके में उसे निकल गई। फादर लूसीफर और एम्ब्रिज भी उस पवित्र चाकू को ढूंढने में लगे थे। इधर उस आफत ने चर्च के लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों को भी जिंदा निकलना शुरू कर दिया था। सिस्टर एम्ब्रिज, वो देखो, जीसस के स्टैच्यू वाले क्रॉस के पीछे वो चमकती चीज क्या है? फादर लूसीफर ने उस क्रॉस के पास से आती हुई चमक को देखते हुए कहा। ये तो वही है, पवित्र चाकू। सिस्टर एम्ब्रिज ने कहा।
फिर एक सीढ़ी की मदद से उस चाकू को बाहर निकाला गया। बाहर उस बला के मौत का तांडव जारी था। चाकू तो मिल गया, लेकिन उसके सीने में वार कौन करेगा? फादर लूसीफर ने कहा, मैं अपने बच्चों को बचाऊंगी और मेरे जाने के बाद इस चर्च और ग्रीन हिल्स के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ फादर। सिस्टर एम्ब्रिज ने आंखों में आंसू भरते हुए फादर लूसीफर से कहा और प्रेयर करते हुए असेंबली हॉल से बाहर चली गई। बाहर चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था और वो आफत अब ग्रेवयार्ड में दफन की हुई लाशों को निकाल कर खा रही थी। तभी धीरे धीरे सिस्टर एम्ब्रिज उसके आगे आ गई। उस आफत ने उन पर झपटा मारा और उनका एक हाथ पकड़कर तोड़ दिया, लेकिन अपने दूसरे हाथ से सिस्टर एम्ब्रिज ने उसके सीने के ठीक बीचों बीच उस पवित्र चाकू को घुसा दिया। ऐसा करने पर उसकी भयानक चीख पूरे ग्रीन हिल्स में फैल गई और वो आफत आग की तरह जलते हुए वहीं राख हो गई। इस घटना के बाद आज ग्रीन हिल्स आबाद है, वहां के लोग खुश हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।